सर आपने कहा कि नॉलेज के बाउंड्रीज को चैलेंज करने के हवाले से अगर हम हमारा लोकल एनवायरनमेंट देखें तो हम तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि साइंस की सारी डेफिनेशन और उनकी कंप्लायंसेस के पीछे 99% इवन जो पीएचडी की रिसर्चेज होती हैं वो मुझे नहीं लगता कि हम बाउंड्रीज को चैलेंज करने की तरफ जा रहे होते हैं। तो would that not be an addition to knowledge then? देखिए ये एक प्रोसीजरल नौयत का सवाल है कि हम क्या कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे वो इंस्टीट्यूशनल जो हिकअप्स हैं वो भी इसमें हो सकती हैं, पर्सनैलिटी की इश्यूज भी हो सकते हैं, इन्वायरमेंट भी हो सकता है। उसके बारे में मेरा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। ज़ाहिर है कि वो ख़ासा यानी कि वो है क्रिटिकल, तो बेहतर नहीं है कि मैं इस वक्त इस मौके पे स्टूडेंट ऑफ फिलोसफी या रिसर्च के स्टूडेंट्स को वो शेयर करूं। लेकिन ये कि मेरा ये ख़्याल है कि ये पॉसिबिलिटी है, दुनिया में आपको अच्छी यूनिवर्सिटी ये मौका देती है कि अगर आप चैलेंज करना चाहें तो आप चैलेंज कर सकते हैं। डिपेंड्स कि आपके काम की नौयत क्या है। दुनिया भर में जो रिसर्च हो रही है, अब पूरी दुनिया की रिसर्च तो मैंने नहीं देखी, ये प्रॉब्लम रेज हुआ था कि भाई क्या नॉलेज जो है वो उसका ऑब्जेक्टिव लोकल है या ग्लोबल है। सही है। तो ये लेट 19th सेंचुरी और अर्ली 20th सेंचुरी तक तो ज़ाहिर है कि वो लोकलाइज रही, लेकिन आपको पता है कि अब जिस दौर के अंदर हम हैं, उन्होंने कहा कि नॉलेज जो है वो ग्लोबल हो गई है। तो इसका मतलब है कि फंडामेंटल प्रॉब्लम ये है कि हु इज़ द कस्टोडियन ऑफ नॉलेज एंड हु इज़ द जर्नल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द नॉलेज। नॉलेज का जर्नल रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा? कौन आपको ये एक्नॉलेज करेगा कि हाँ आपके पास फील्ड की नॉलेज है? अब इसमें जो मैंने आपको बताया कि ये प्रोसीजरल नौयत का काम है। मिसाल के तौर पे एक पावरफुल नेशन है या एक पावरफुल स्टेट है, वो कहती है कि भाई हमें डाटा चाहिए। तो वो ये कह सकते हैं कि अगर फ़र्ज़ किया कि एक तीसरी दुनिया के मुल्क में काम करने वाला हमें एक ओरिजिनल एम्पेरिकली कोहेरेंट कंसिस्टेंट डाटा प्रोवाइड कर दे, तो हम कहेंगे कि बड़ा अच्छा काम किया, आपने बड़ा अच्छा काम किया, बड़ी अच्छी कोशिश की आपने, और इस पे हम आपको पीएचडी दे देते हैं। तो बहुत सारे लोग सिर्फ डाटा जनरेट करके दे देते हैं, लेकिन वो डाटा कब कहाँ कैसे इस्तेमाल होगा वो एक दूसरा सिस्टम डेवलप कर सकता है और उसको इस्तेमाल कर सकता है। तो मेरा पर्सनली व्यू ये है कि बहुत सारी जो दुनिया में रिसर्च हो रही है वो एक्चुअली असेंबली लाइन रिसर्च है, और वो असेंबली लाइन रिसर्च जिस तरह मार्क्स कहता था ना असेंबली लाइन प्रोडक्शन है। तो असेंबली लाइन प्रोडक्शन कैसी प्रोडक्शन होती थी कि आपको असेंबली के किसी एक पोजीशन के ऊपर खड़ा कर दिया जाता था और आप वही काम करते रहते थे रिपीटेटिवली, और जब आप वही काम करते रहते थे तो आपको पूरी टेक्नोलॉजी के बारे में पता नहीं चलता था। तो उससे फ़ायदा क्या होता था? फ़ायदा ये होता था कि काम बहुत तेज़ होता था, बहुत जल्दी होता था, बहुत एफिशिएंट होता था, लेकिन आपकी टेक्नोलॉजी प्रोटेक्ट हो जाती थी। और जो काम कर रहा होता था वो सेंस ऑफ ओनरशिप लूज कर देता था, और वो सेंस ऑफ ओनरशिप भी लूज करता था और एलियनेट भी हो जाता। उसे यही नहीं पता होता था कि मेरी ये रिसर्च के नतीजे में ये फिनिश प्रोडक्ट कैसे बना। तो मार्क्स जिस तरह से कहता था कि असेंबली लाइन प्रोडक्शन जो है वो लेबर क्लास की को न्यूट्रलाइज करने का एफिशिएंट मैकेनिज्म है। बिल्कुल उसी तरीके से मॉडर्न जो रिसर्च हो रही है, जिसे आप कहते हैं फोकस नैरो रिसर्च जो हो रही है, उसमें आप देखें कि एक आदमी एक नैरो फोकस रिसर्च करके जब जाता है तो जब ओवरऑल चीज़ के बारे में वो कोई राय देने के काबिल नहीं होता। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि एक फैक्ट्री का मजदूर जो होता है सारी ज़िंदगी लैपटॉप बनाने वाली फैक्ट्री में काम करता रहे, उसे कभी लैपटॉप बनाना नहीं आएगा।
तो दे जस्ट थिंकिंग अबाउट अ पीयर रिव्यू पेपर, और वो उसमें भी जब वो लिखता है तो उसमें इतनी काट छाट कर देते हैं, उसका मेजर जो स्ट्रक्चर होता है वही ब्रेक हो जाता है। तो ये तो प्रोसीजरल प्रॉब्लम है। लेकिन दुनिया में जो जेन्युइन थिंकर होगा, जैसे टेस्ला था या आइंस्टाइन था, या ये जो होते हैं ये कटिंग एज के ऊपर बैठे हुए लोग होते हैं। ये कंसर्न नहीं होते कि भाग में जाओ, जो करना है करो, जो छापना है छापो, नहीं छापना है नहीं छापो। यू नो, जैसे सैंथियाना ने पीएचडी थीसिस लिख के विलियम जेम्स को दिया, विलियम जेम्स ने थीसिस उठा के बाहर फेंक दिया, उसने कहा इट्स टू ओरिजिनल, नॉट एक्सेप्टेबल। सैंथियाना ने पीएचडी किया ही नहीं, लेकिन सैंथियाना को दुनिया मानती है कि भाई वो थिंकर है। इसी तरह ग्रामशी जो था, पीएचडी उसका फेल हो गया था, पीएचडी रिजेक्ट हो गया, ग्रामशी ने पीएचडी किया ही नहीं। उसने कहा कि मैं, हाँ, और अगर आप देखें उसकी जो मनूवर ऑफ रेवोल्यूशन पूरी दुनिया के अंदर लोग इस्तेमाल करते हैं, बड़े बड़े थिंकर इस्तेमाल, लेकिन ग्रामशी खुद पीएचडी फेल है। जर्मनी में इतने पीएचडी फेल होते हैं कि पीएचडी फेलियर्स के लिए अलग डिग्री बनाई हुई उन्होंने। यानी कि ये वो बंदे हैं जिन्होंने थीसिस लिख दिया ओरिजिनल, लेकिन उनको डिग्री नहीं मिली। ये भी एक कंट्रीब्यूशन है, उसको एक रिकग्नाइज करते हैं, लेकिन रिजेक्ट हो जाता है थीसिस। तो दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वो बड़े कीन होते हैं, लेकिन ऐसे लोग कम होते हैं कि वो इस लेवल के ऊपर जाके हिट करें। लेकिन अगर आप देखें जिस तेज़ी से ग्रोथ हुई है फील्ड ऑफ नॉलेज के अंदर, तो ये कहना है कि उन्होंने उन साइंटिफिक पैरामीटर्स को वैसे ही फॉलो किया है जैसी कि वो है, तो मतलब आप बुरा नहीं मानिएगा कि बहुत सारे लोग कहते हैं ऐसा नहीं है, क्योंकि अब जो लोग हार्ड साइंसेस के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं साइंस और नॉन साइंस की जो डिस्टिंक्शन थी वो ब्लर होती चली जा रही है। साइंस और नॉन साइंस की, जाहिर है कि तीसरी दुनिया के अंदर तो जाहिर है कि हम लोग बहुत यानी कि पुराने ख्यालात के साथ चल रहे होते हैं, लेकिन दुनिया में साइंस और नॉन साइंस की जो डिबेट्स हैं वो ब्लर हो रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो बहुत तेज़ी से अपने होराइजन्स को एक्सपैंड कर रहे हैं।